हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कैम नॉट मिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने नाम से सुना होगा कैम नॉट मिस्ट्री, तो पर्टिकुलरली मैं शिवम पंचुला आज आप सभी के सामने ये चैनल रिलीज कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहली वीडियो ही मैं आपके सामने डाल रहा हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि केमिस्ट्री को जितना इजी वे में हो सके मैं आप सभी को समझा सकूं, जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लिए। टोटली बोर्ड्स के ऊपर काम करेंगे, स्कूल लेवल के कॉन्सेप्ट वगैरह के आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि होता ये है जब तक हम बेस तैयार नहीं करेंगे तब तक आप सभी लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ वो है क्लास 12th का। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस हमारी रेगुलर आती रहे, ताकि कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई में भी और हमारी वीडियोस में भी हमारा इंटरेक्शन होता रहे, और आपके पास कॉन्टिन्यूस वीडियो जाएंगी तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर क्लास 12th का जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है सॉल्यूशन चैप्टर। हम सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज ऑफ क्लास 12th सॉल्यूशन। हाँ, वैसे तो ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है, पर क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और अगर आप मार्किंग स्कीम वगैरह चेक करते हैं तो ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली आपके पास 5 to 7 मार्क्स के अंदर ये आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अच्छा चैप्टर है, आपके पास काफी मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, पर सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑफ मिक्सचर्स। जैसे कि हमने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स होते क्या है? वैसे देखा जाए भैया, मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चे, जो होमो मतलब होता है ना, होमो का मतलब होता है आपके पास सेम, जिसको हम लोग एक तरीके से आप बोल सकते हैं सिमिलर। तो जो चीजें हमारे पास सेम हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि आप पानी में जब चीनी मिलाते हो तो चीनी घुलने के बाद पानी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाती है, और चीनी और पानी के अंदर डिफरेंशिएट कर पाना या उसको जज कर पाना कि चीनी क्या है, पानी कहां से, अनटिल और अनलेस आप पानी को टेस्ट करो तब तक आप लोग उसको नहीं बता सकते। इसलिए दो चीजें जब सेम हो जाती है उस टाइप की चीजों को हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। और वहीं पे हमारे पास जब चीजें अलग रहती है, हेट्रोजेनियस, दैट मीन डिफरेंट रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब हुआ ये कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या काम है? तो होता ये है बच्चे कि हमारे पास जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 12th की, तो वहां पे दो टॉपिक पर्टिकुलरली बहुत हाईलाइटेड है। एक है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन। वैसे मुझे कोलाइड्स बोलना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं बोलना चाहिए। सॉल्यूशन तो मैं पर्टिकुलरली जो यहां बनाने वाला हूं उसको बोलूं तो ज्यादा बेटर है। तो आप ये कह सकते हो कि हेट्रोजेनियस के अंदर आपके पास सब पार्ट के तौर पे आप यहाँ पे कोलाइड्स के बारे में पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो सस्पेंशन के बारे में, जो कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर में नहीं है। ये आप जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो अब बात ये आती है कि जब ये टॉपिक ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? होमोजेनियस। इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा या जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितनी भी एग्जांपल की हम बात करेंगे, वो सब एग्जांपल में चीजें बहुत अच्छे से मिली हुई होंगी या होमोजेनियसली मिली हुई होंगी, ये कह सकते हैं हम लोग। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन से जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब जब आपका चीजें कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसी सॉल्यूशन को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस क्यों बोला। तभी जब आप अपने सॉल्यूशन चैप्टर के डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन सच अ वे, या यू कैन से आर मिक्स्ड इन होमोजेनियसली वे, ठीक है ना, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो अगर मैं लिख दूं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास व्हेन कंपोनेंट ए एंड बी आर mixed homogeneously such that they cannot be physically separated are known as solution, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं when component A and B are mixed homogeneously। होमोजेनियसली कहां से आया डेफिनेशन में? ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हम लोग पढ़ने ही होमोजेनियस वाले के बारे में है। दैट मीन उन चीजों के बारे में जो अच्छे से मिल जाती है। साथ ही साथ दे कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड। ये बहुत अच्छी बात है जो आधे से ज्यादा बच्चे छोड़ देते हैं समझने के लिए। फिजिकली सेपरेटेड का मतलब क्या हो गया? फिजिकल सेपरेटेड का मतलब होता है बच्चे छन्नी से छानना, ठीक है ना, ऐसी चीजें जिनको छानी जा सके। मैं डिस्टिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। दैट मीन पर्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात नहीं की जा रही है। यहां जो बात की जा रही है वो है छन्नी से छानना।
मैंने पानी में अगर चीनी घोल दी और अगर मैं उसको स्ट्रेनर, जो हम छन्नी बोलते हैं, अगर छन्नी से छानूंगा तो मैं उसको नहीं छान पाऊंगा। तो इसीलिए एज अ सॉल्यूशन जिनको आप छान नहीं सकते वो होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो एक चीज देखी जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि भैया हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमेशा दो चीजों से बनता है। बिल्कुल बनता है दो चीजों से। वो दो चीजें कौन सी है हमारे पास? वो दो चीजें हमारे पास बच्चे, एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। अब हमारे पास क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही क्यों, ठीक है ना? तो इस बारे में देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर तब भी मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो देखते हैं कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहां से दे सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक है ना? तो देखो सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास? सॉल्यूट का मतलब होता है भैया जो हमारे पास लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जो हमारे पास लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। वेयर एज अगर मैं बात करता हूं सॉल्वेंट की, तो हमारे पास जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, जो मेरे पास लार्ज क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। अब ये दोनों बातें क्यों आ रही है यहाँ पे? ये दोनों बातें इसलिए आ रही है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उन न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है, तभी आप मोलैरिटी के क्वेश्चन लगा पाओगे। तो उसके हिसाब से लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं, सॉल्यूट के लिए हम एक चीज और देख सकते हैं, जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर दे, जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? सॉल्यूट बोलते हैं। और जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता, जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट कौन होते हैं? जो फिजिकल स्टेट बदल देते हैं। और सॉल्वेंट कौन होते हैं? जो फिजिकल स्टेट नहीं बदलते। कहने का मतलब आपके पास शुगर है, ठीक है ना? तो जो आपके शुगर के क्यूब्स आते हैं बच्चे, वो कौन से होते हैं? वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इस सॉलिड फॉर्म के शुगर को अगर मैं लिक्विड में डालूंगा, तो लिक्विड में डालते ही आपको क्या पता है? आपको पता है सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? आपको पता है यहां पे क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। पर आपको यह भी पता है कि पानी तो पानी के रूप में ही रहेगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, पर चीनी वहां पे घुल जाएगी और अपने सॉलिड फॉर्म को लूज कर देगी। तो मतलब वो चीज सॉलिड नहीं रही। जो चीज सॉलिड नहीं रही मतलब उसने अपनी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसने अपनी सॉलिड वाली स्टेट चेंज कर दी, और जो अपनी स्टेट चेंज कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। तो होप सो आपको ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या ये समझ में आया होगा। इससे क्या होगा फायदा? जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको आसानी रहेगी ये बात जज करने के लिए कि हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज लिक्विड सॉल्यूशन और आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन है और आपके पास गैसियस सॉल्यूशन है। तो इसीलिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नॉलेज होनी चाहिए। अब इस टॉपिक को जब मैं रिलेट करूंगा, ठीक है, इस टॉपिक को जब मैं रिलेट करूंगा तो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था या आपको समझाना क्या चाह रहा था। तो होता यह है कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता है। सॉल्यूशन क्या है? एक तरीके से होमोजीनियसली मिक्स्ड, ठीक है ना? हमारे पास कंपोनेंट्स है, होमोजीनियसली मिक्स्ड कंपोनेंट्स है, जिनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जिसमें आपने क्या देखा कि ये जो वो सॉल्यूशन बन रहा है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो चीजें बनती है। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो है जो लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। पर हमने एक नई बात और देखी, जो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है वो होता है सॉल्यूट, चेंज कर देता है। और जो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता, वो होता है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है? अब होता यह है कि अगर आप सॉल्यूशंस की जानकारी लो, तो सॉल्यूशन जरूरी थोड़ा ना कि भैया दो ही चीजों से मिलकर बनता है। क्या पता मैं उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्यूट अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर लूं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो भाई हमें नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी लग जाए आपके पास एक तरीके से नींबू पानी जब आप बनाते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? पानी का इस्तेमाल करोगे, आप लेमन जूस का इस्तेमाल करोगे, आप साथ उसके अंदर शुगर का इस्तेमाल करोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो चीजें हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मिलाई है। तो अब इन 3 किलो में कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? तो पहले एक चीज देखो बच्चे कि हमारे पास इस साल दिया क्या गया है कोर्स में ये दिया गया है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके पास 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है
सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास टर्मिनरी सॉल्यूशन, और एक होता है बच्चे हमारे पास क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन मैं क्यों लिखवा रहा हूं? तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या देखा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर देखा ये जाता है कि जब आपके पास एक ही सॉल्यूट, दैट मीन आपके पास वैरायटी नहीं है सॉल्यूट की, कोई भी एक सॉल्यूट ही पसंद करना है आपने, तो जब आप एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हो, जब आप एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हो, तब आपके पास जो सॉल्यूशन तैयार होता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। वहीं पे टर्मिनरी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोग दो सॉल्यूट लेते हो और एक सॉल्वेंट होता है। दैट मीन आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गए, वेदर इट इज कुछ भी ले सकते हो आप, चीनी ले लो, चीनी और नमक एक साथ मिला दिया पानी के अंदर, तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? आपका टर्मिनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। वहीं पे क्वाटरनरी में क्या होता है? तीन सॉल्यूट होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं? ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हमारे कोर्स में अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स और हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। टर्मिनरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ने। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूट होगा और सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्वेंट होगा। तो इसके वजह से क्या होता है, अब टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा कंफाइंड वे में पढ़ेंगे और हमारे पास न्यूमेरिकल में अब हम क्लियर है कि भैया हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं आने वाली है। एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉलिड होगा, सॉल्यूशन बना देंगे और उससे हम लोग अपना पर्टिकुलर टॉपिक खत्म कर देंगे। तो इन चीजों की वजह से जब हमें एक सॉलिड मिलाना है एक सॉल्वेंट के अंदर, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में कितने टाइप के सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, तो देखा क्या गया, देखा ही जाता है हमारे पास। देखो जी, हमारे पास क्या हुआ, हमारे किसी भी सॉल्यूशन में एक तो हो सकता है सॉल्यूट, एक होता है हमारे किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, ठीक है ना, एक हो गया हमारे पास सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट, जिससे मेरे पास क्या प्रिपेयर होगा, मेरा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ठीक है ना। अब होता ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब हो सकता है मैं सॉलिड को सॉलिड से मिला दूं, मैं सॉलिड को लिक्विड से मिला दूं, मैं सॉलिड को गैस से मिला दूं, तो ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल्स या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमें देखने हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये लोग कैसे होते हैं, होमोजेनियसली मिक्स्ड होते हैं, मतलब इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। दूसरी बात, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होती है। तीसरी बात ये थी, सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट बदल देगा, सॉल्वेंट अपनी फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा। अब और सॉल्यूशन कैसे पढ़ेंगे, बाइनरी, मतलब दो ही चीज मिलाऊंगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे अपने सॉल्यूट के रूप में एक सॉलिड ले लेता हूं और उसको किससे मिलाया, मैंने सॉलिड से ही मिलाया, तो एक चीज देखना, मेरा सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, मेरा सॉल्वेंट है सॉलिड, ठीक है ना। अब मुझे पता है ये सॉलिड तो अपना रूप बदल देगा, क्योंकि क्या है, ये सॉल्यूट है, पर ये अपना रूप नहीं बदलेगा, और जब ये अपना रूप नहीं बदलेगा तो उसी रूप में क्या दिखेगा मुझे, मेरा सॉल्यूशन भी उसी रूप में दिखेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। इसीलिए जब आप न्यूमेरिकल्स देखते हो, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर लिखा होता है इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, इन अ सॉलिड सॉल्यूशन और इन अ गैसियस सॉल्यूशन। इसका मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर सॉल्वेंट के रूप में, हायर क्वांटिटी के रूप में वो पर्टिकुलर स्टेट यूज की गई है, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे लिक्विड, अब मान लो हमारे पास सॉलिड के रूप में लिक्विड ले लिया, वैरायटी है ना, चेंज कर सकते हैं, और हमारे पास सॉल्वेंट अभी भी कौन है, सॉलिड ही है, तो अगेन हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। हो सकता है कि हम लोग सॉल्यूट गैस के रूप में ले ले, हमारे पास सॉल्वेंट कौन होगा, सॉलिड ही होगा, तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मेन चीज ये है कि हमें स्कूल लेवल पे इसके एग्जाम्पल याद करने बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे इनके एग्जाम्पल डायरेक्ट एक नंबर में पूछे जाते हैं हमारे पास, जब आपके हाफ ईयरलीज होते हैं या आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा वेटेज आ जाती है, अच्छी खासी एक डेढ़ नंबर आपको दिलवा देगा। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स की, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स देखे जाए हमारे पास, तो बच्चे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो सॉलिड सॉलिड के लिए हमारे पास खासकर आता है एलॉयज। क्या आता है हमारे पास, एलॉयज। दो मेटल्स को जब मैं आपस में जोड़ता हूं तब जाके हमारे पास क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। अब आप बोलोगे होमोजेनियसली मिक्स, तो बिल्कुल बच्चे, अगर आप लोग दो मेटल को आपस में जोड़ोगे तो दो मेटल को आपस में जोड़ने के बाद फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर सकते ना, दैट मीन दे आर होमोजेनियसली मिक्स्ड। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आप ले सकते हो, जेमस्टोन्स, ठीक है ना। कौन सा एग्जांपल ले सकते हो आप, जेमस्टोन्स का।
जो आपके पास पत्थर नहीं आते नग वाले पत्थर, तो वो जेम स्टोन्स जो होते हैं, जो नग वाले पत्थर होते हैं, जैसे आप लोग जो राशि वाले पत्थर बोलते हैं जिन्हें हम, उनको यूज करते हो, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ सॉलिड्स क्या होती है, मिक्स्ड होती है। पर अगेन हम उनको अलग नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको फाइन कर सकते हैं, हम उसको अच्छा दिखा सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, बट उसमें से अलग अलग सॉलिड फॉर्म को हम अलग नहीं कर सकते। तो दे आर अ काइंड ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉलिड दूसरे सॉलिड से मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड की, जिसमें लिक्विड की मात्रा कम हो और सॉलिड की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसा कहा जाता है मेटल विद मरकरी, मेटल विद मरकरी। अब होता यह है कि जब हम अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे इस वाले एग्जांपल में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या करा है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जांपल लिखा हुआ है जिंक एमेल्गम। क्या लिखा हुआ है, जिंक एमेल्गम। अब बच्चे को लगता है कि इसको हमें रटना पड़ेगा, हमें समझ नहीं आएगा ये होता क्या है। वैसे 11th क्लास में ये बात पढ़ा दी जाती है, पर क्योंकि हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो होप सो आपको ये बात अब समझ में आ जाएगी कि ये एग्जांपल है क्या। बेटा देखो, मरकरी क्या है, मरकरी आपको पता है आपके पास किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये एक ऐसा मेटल है जो आपके पास किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। और मेटल क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गई। मेटल क्या हो गया हमारे पास, सॉलिड फॉर्म हो गई। तो एक चीज क्लियर हो गई, मरकरी लिक्विड है, मेटल सॉलिड है, मतलब लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन बनना तय है यहाँ पे। अब लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन तय है, तो ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस या अकॉर्डिंग टू वेरियस बुक्स जब आप पढ़ोगे तो इसके साथ कहा गया है कि जब कभी भी कोई भी मेटल मरकरी के साथ जुड़ के आता है तो उसके नाम के पीछे मुझे एमेल्गम लगाना जरूरी है। दैट मीन जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बनाने वाला है उसके नाम के पीछे डिनोट करने का तरीका है एमेल्गम, व्हिच मींस कि एक पर्टिकुलर मेटल मरकरी के साथ जाके जुड़ चुका है। अब मेटल के तौर पे मैंने क्या लिया, जिंक। जिंक किससे जुड़ा, Hg से, तो बन गया ZnHg, जिसको आप बोलते हो ZnHg। तो Zn क्या हो गया, जिंक, और Hg से जुड़ा हुआ है तो एमेल्गम, तो इसीलिए हम लोग जिंक एमेल्गम बोलते हैं। तो अब आपको शायद याद रहेगा कि मेटल जब कभी भी मरकरी के साथ जुड़ेगा तो अपने नाम के पीछे एक सरनेम लिया आएगा जिसको हम बोलते हैं एमेल्गम। वेराइज एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास Na और Hg साथ में जुड़ गया, तो साथ देख सकते हो Na क्या है, मेटल है, और Hg क्या है, आपके पास लिक्विड स्टेट में मरकरी की फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, Na मतलब सोडियम, और सरनेम क्या लिखा आएगा, एमेल्गम का, तो बन गया नाम सोडियम एमेल्गम। तो सिर्फ और सिर्फ जिंक एमेल्गम नहीं, सोडियम एमेल्गम, पोटेशियम एमेल्गम, जो आप बोलना चाहो वो बना सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाम के पीछे एमेल्गम लगाते हैं। और लिक्विड और सॉलिड आपस में मिल चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल भी दे दिया है। अब बात करते हैं गैस इन सॉलिड की, बहुत ही बड़ी एग्जांपल है। क्लास 11 के अंदर अगर आपने हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपने रिएक्शन देखी होगी जहां पे हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम की रिएक्शन करते हैं H2 की प्रेजेंस में, और रिएक्शन क्या करती है, अपने आप को रिड्यूस कर देती है। रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं रिडक्शन, मतलब जहां पे सामने वाला हाइड्रोजन को गेन करता है, मतलब हाइड्रोजन को चाहता है कि मेरे पास आ जाए। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में बच्चे लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दिख जाए। इसका पर्टिकुलर एग्जांपल होता है हमारे पास H2 गैस ओवर प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल मेटल। तो हमारे पास एग्जांपल क्या होता है, H2 गैस ओवर प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल मेटल। देखो जितने भी एग्जांपल मैं समझा रहा हूं वो सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है, बाकी टॉपिक के एग्जांपल इतने इजी है कि आपको खुद भी समझ में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। H2 गैस ओवर पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल मेटल क्या होता है, देखो होता ये है कि ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स है। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक के, ये कहां के मेटल है, डी ब्लॉक के मेटल है। अब डी ब्लॉक के मेटल होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पीस लेते हैं। पीस के क्या होता है, इसका पाउडर बन जाता है। अब जब इसका पाउडर बनता है तो पाउडर क्या करता है, अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को एंट्रैप कर लेता है। बेसिकली इसको आप पढ़ोगे एडसॉर्ब, क्या कर लेता है, एडसॉर्ब, ADSORB। सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं, याद नहीं करना आपको कुछ भी, सिर्फ समझना है ताकि एग्जांपल रटना ना पड़े। क्योंकि अगर रटने वाली बात होती तो बेटा मैं सीधा नोट्स भेज देता आपको कमेंट सेक्शन में और आप बैठ के याद कर लेते। बात यहाँ पे समझने की ताकि एग्जांपल समझ में आए। तो होता क्या है कि H2 गैस है। अब H2 गैस क्या करेगी, जब मैं प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल को पाउडर की फॉर्म में पीस दूंगा ना, तो इसको पीसने के बाद ये H2 गैस उसके ऊपर फंस जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, एक प्रकार का सॉलिड ने एक चीज को एंट्रैप करके अपने अंदर होमोजेनियसली मिक्स कर दिया कि आप उसके अंदर डिफरेंस पता नहीं लगा सकते। जब रिएक्शन करूंगा, हल्की सी हीट दूंगा, हाइड्रोजन वैन डर वाल्स फोर्स के कारण वहां से निकल जाएगी, मतलब कम इंटरेक्शन की वजह से या कम इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से वहां से चली जाएगी। पर मैं बात हीट की नहीं कर रहा हूं, मैं बात बनाने की कर रहा हूं। और क्योंकि ये मेटल पाउडर फॉर्म में होने के बाद हाइड्रोजन को एंट्रैप कर लेता है, इसलिए यहां पे एग्जांपल बनता है H2 गैस ओवर
प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल मेटल, मतलब इनके अंदर या इनके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या है, एंट्रैप हो रही है और वो क्या बना रही है, गैस और सॉलिड से मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार कर रही है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो बच्चे ये थे हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सॉल्वेंट कौन था, सॉलिड था। अब इसी तरीके से हम लोग तीन एग्जांपल और पढ़ेंगे किसके, लिक्विड के, जिसमें हमारा सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड होगा। होप सो आप सभी को ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे। दो पॉइंट और है हमारे पास, वो दो टॉपिक हम पर्टिकुलरली कवर कर लेते हैं। तो आज के हम अपनी वीडियो फिर उतनी ही रखेंगे। उससे ये होगा कि आपको लिमिटेड दूंगा चीजें, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। डेली अगर मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाऊंगा तो वो आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगी और आप लोगों को भी फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आप भी चीजें स्किप करोगे। छोटे रखते हैं पर चीजें ऐसी रखते हैं कि आपके काम भी आए, हमें भी मजा आएगा, आपको कंटेंट देने में और आपको भी मजा आएगा उन चीजों को नोट करके पढ़ने में। और अगर कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं या आपको ये चीज पर्टिकुलर समझ में नहीं आई। कोशिश करेंगे उसको डाउट सेशन के तौर पे आपके लिए दोबारा डिलीवर करें एक नए तरीके से, एक नए फॉर्म से। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो उस दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या देखा जाएगा, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, ज्यादा कॉर्नर में हो गया ना। तो अगेन ये मेरा सॉल्यूट होगा, ये मेरा सॉल्वेंट होगा, ये मेरा टाइप का सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पे मेरा क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे एग्जाम्पल जो समझने वाले हैं वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल सिर्फ किसके हैं, वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉलिड के थे, बाकी एग्जाम्पल बहुत इजी है। देखिए अगेन सॉल्यूट के फॉर्म में सॉलिड भी ले सकता हूं, लिक्विड भी ले सकता हूं या मैं गैस भी ले सकता हूं, पर मेरा सॉल्वेंट कौन है इस बार, बच्चे मेरा सॉल्वेंट है लिक्विड। अब आपको मैं इतनी बार याद करा चुका हूं स्टार्टिंग वाले टॉपिक से कि सॉल्वेंट रूप नहीं बदलता है, सॉल्यूट रूप बदल देता है। तो सॉल्वेंट रूप नहीं बदलेगा तो सॉल्यूशन भी किस रूप में दिखेगा, मुझे इसी रूप में दिखेगा और ये बन गया मेरा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बन गया मेरा, ये लिक्विड सॉल्यूशन। तो तीनों की तीनों क्या है हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इतना बेसिक टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों को टॉपिक पढ़ा हुआ होगा या जो बच्चे थोड़ी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एक ही बात आएगी कि क्या पढ़ा रहे हैं। बेसिक होना या बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों के लिए जो पर्टिकुलरली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इतनी वीडियोस को रेफरेंस करके बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम उनके लिए काम कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो या पढ़ने के बाद रिवाइज कर रहा हो, तो हर चीज अगर रिवाइज होगी तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो इसलिए सारी बेसिक पॉइंट्स हम लेके चल रहे हैं ताकि सभी का काम हो और सभी को ये चीजें समझ में आए कि सॉल्यूशन चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, जब सॉलिड लिक्विड में मिलता है, सबसे बड़ी एग्जांपल ले लो बच्चे, शुगर को पानी में मिला दो, शुगर नहीं पसंद नमक को मिला दो, तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों चीजें क्या हो गई, सॉलिड हो गई और ये चीज क्या हो गई, लिक्विड हो गई। तो सिंपल सा एग्जांपल था सॉलिड एंड लिक्विड का। दूसरा एग्जांपल देखो लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड तो भैया आजकल इतना ट्रेंडिंग है, इथेनॉल को पानी में मिला दो, किसमें मिला दो, इथेनॉल को पानी में मिला दो। वैसे इथेनॉल इज अ काइंड ऑफ ड्रिंक ओनली जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हमारे पास इस्तेमाल होती है, पर इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि जब आप अल्कोहल को पानी में मिलाते हो, अल्कोहल पानी में मिलता है तो अल्कोहल क्या है, लिक्विड है काइंड ऑफ। अब पानी क्या है, वो भी लिक्विड है। तो दो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बन गया, लिक्विड लिक्विड। और आपको पता होना चाहिए कि जब अल्कोहल को पानी के अंदर मिलाया जाता है उसको छन्नी से नहीं अलग कर सकते। उसको अलग करने के लिए क्लास 10th में हमें पढ़ाया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें बोलते हैं बीकर लो, फ्लास्क के अंदर दोनों को रखेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर से जाएगा वो कंडेंसर में, ठंडा होकर आ जाएगा, तो वो अलग टॉपिक है। तो इसको आप अलग नहीं कर सकते। दैट मीन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि होमोजेनियसली मिक्स्ड है। और तीसरा क्या, गैस एंड लिक्विड। ये तो अब जो गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में आप लोग सबसे ज्यादा जो चीज पीते हैं वो है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब ये है जिसमें आपके पास फिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसमें आपके पास जैसे कहते हैं ना गले में हिट करने वाली ड्रिंक्स, जिसमें आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती है, जिसमें आपके पास नॉर्मल सोडास भी आ जाते हैं, फ्लेवर सोडा जाते हैं, तो बहुत सारी ड्रिंक आ जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक लिखने से बढ़िया है कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखूं, एरेटेड ड्रिंक्स। तो एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है वो सारी ड्रिंक जिनके अंदर गैस मिली हुई है, जिनके अंदर खासकर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो नॉर्मल सोडा हो, चाहे वो फ्लेवर्ड सोडा हो, चाहे वो आपके किसी भी तौर पे कोई भी चीज हो जिसके अंदर फिज है, वो सब चीजें एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर कवर हो जाएगी। पर अभी भी किसी बच्चे को अगर एरेटेड ड्रिंक्स को याद करने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल लिख सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी एक तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन है। शुगर सिरप होता है, मीठा पानी होता है, उस मीठे पानी के अंदर गैस मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। समझ में आई बच्चे बात। अब आता है हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग क्या करेंगे, गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब गैसियस सॉल्यूशन बोला तो आप लोग समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे गैस है और अलग अलग सॉल्यूट के रूप में मैं चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारे पास सॉलिड के रूप में हमने ले लिया सॉलिड, हमने ले लिया लिक्विड और हमने ले लिया यहाँ पे गैस। और सॉल्वेंट कौन है मेरा, गैसियस मीडियम,
यहाँ पे भी हमारा गैस केस से अच्छा है, गैस लेते हैं। सॉल्वेंट बना हमारा गैस एंड गैस। अब क्योंकि इनकी मात्रा ज्यादा है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा भैया? सॉल्यूशन बनेगा हमारा गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा? गैसियस सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? गैसियस सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि दोबारा से वही वाली बात, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब आपस में मिलते हैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन किस पे निर्भर करता है? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर निर्भर करता है। तो उसके हिसाब से हमने ये बातें लिख दी है। बात करते हैं एग्जांपल की, तो सॉलिड और लिक्विड से भी इजी एग्जांपल्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया सॉलिड और गैस का मिलना, तो सॉलिड और गैस के लिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास नैप्थलीन, जिसको हम बोलते हैं कपूर की गोलियां, जो हमारे घर वाले कब रखते हैं? जब विंटर्स का टाइम आता है या समर्स का टाइम आता है और उन्हें वो कपड़े रखने पड़ते हैं अपने अलमीरा के अंदर या किसी बैग के अंदर, तो वो करते हैं कपूर की गोली करती है, कपड़े में बांधती है, उसके अंदर रख देती है। पर जब आप अगले सीजन में वो कपड़े खोलते हो तो वो कपूर की गोली उसमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं, जिसका मोबाइल फेज है वो गैस है। मोबाइल फेज का मतलब जो चीजें मूव कर सकती है, तो गैस की मात्रा उसके अंदर ज्यादा होती है, तो वो गैस का रूप लेके वहां से लिबरेट हो जाती है और आपके पास जो सॉलिड फॉर्म होती है उसकी वो गायब हो जाती है। तो कह सकते हैं ये एक प्रकार का सॉलिड गैस का मिक्सचर था, जिसकी वजह से गैस अपने रियल फॉर्म में हीट की वजह से आ जाती है और इसीलिए नैप्थलीन, जिसको हम कपूर की गोलियां बोलते हैं, ये इसका एग्जांपल बन जाता है। दूसरा होता है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का अभी वो मौसम गया है, कौन सा? सर्दियों का। सर्दियों में क्या होता है? फॉग, जिसमें आप मिस्ट भी देख सकते हो। आप सभी ने देखा होगा जब आप लोग स्कूल जाते होंगे स्वेटर पहन के या फिर अपना ब्लेजर वगैरह पहन के, तो स्कूल तक पहुंचने तक ही यहाँ से आपका स्वेटर और आपका ब्लेजर जो है वो गीला हो जाता है। उसके बाद पानी की बूंदे से आती है। पर्टिकुलर बूंदे कहां से आ रही है? वो पर्टिकुलर बूंदे जो हवा में, हवा क्या होगी? गैस होगी, और वो बूंदे क्या होगी? लिक्विड होगी। तो हवा में वो बूंदे जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? फॉग बनाती है, जिसका एग्जांपल आप हर सीजन में देखते हो। अपने कपड़ों के ऊपर जाते हो, जिसको घर वाले बोलते हैं कि भाई बाहर मत बैठो, पाला पड़ रहा है। तो पाला क्या है? हवा में पड़ा हुआ जो लिक्विड फॉर्म है, जो थोड़ा सा वो चीज है। और आपने देखा होगा जैसी धूप निकलती है वो लिक्विड गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है लिक्विड की मात्रा कम थी, इसलिए तो वो गायब हो गया वहां से। अगर हम बात करते हैं गैस और गैस के एग्जांपल की, जिससे क्या बनता है हमारे पास? गैसियस सॉल्यूशन। तो जैसे कि हम अपने ऑफलाइन बैच में बोलते हैं कि सबसे हार्ड एग्जांपल माना जाता है इसका, तो इसका सबसे ज्यादा हार्ड एग्जांपल कौन सा है? एयर। खुद ही बेसिक नॉलेज लगाओ। हवा क्या है? हवा सारी गैसों का मिश्रण है। दैट मीन मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस। नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, सारी गैसेस मिली भी तो है। क्या मैं हवा में छन्नी फेंकूंगा और छन्नी में मेरी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी? क्या नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब यह है कि सारी की सारी गैसेस दूसरी गैस के अंदर अच्छे से मिली हुई है, इसीलिए सबसे बड़ा एग्जांपल होता है एयर। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो भैया N2 का कॉम्बिनेशन, O2 का कॉम्बिनेशन, C2 का कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन। तो ऐसे गैसेस के कॉम्बिनेशन से जो हमारी हवा तैयार होती है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास एक चीज सॉल्वेंट के रूप में होती है और एक चीज हमारे सॉलिड के रूप में होती है, और वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि चीजें लिमिटेड रखेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, चीजें आसानी से याद होगी। होप सो आप सभी लोग मेरे साथ इन चीजों को नोट कर रहे होंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को दोबारा देख के उस चीज को नोट कर सकते हैं। लेटर ऑन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसको पीडीएफ की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में मैं आप तक दे सकूं, ताकि आप उसको घर में रिवाइज कर सकें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार करें। मेरी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के नोट्स और एनसीईआरटी पूरा आप सभी लोगों को समझा दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो सब लोग भी, अगर वो लिटरली केमिस्ट्री को एक मिस्ट्री समझते थे, तो वो भी बोल सके केम इज नॉट मिस्ट्री। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।